नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात होगी देश के किसानों की, देश के अन्नदाता की। किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है। किसान अभी भी डटे हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब प्रदर्शन हो रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ। तो ऐसे में आज का दिन बहुत ही अहम दिन था। अहम क्यों? क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में, जहां इस मामले की सुनवाई चल रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया। यानी कि यह कानून फिलहाल, बहुत ही अहम शब्द है, फिलहाल लागू नहीं होंगे। तो पहली नजर में दोपहर में जब यह फैसला आया तो ऐसा लगा यह किसानों की जीत है, किसान आंदोलन की जीत है, कानूनों पर फिलहाल रोक लग गई है। लेकिन अब यह लेकिन भी बड़ा लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय एक कमेटी का, एक समिति के गठन का ऐलान कर दिया और कहा किसान आंदोलनकारियों से, किसान नेताओं से कि आप इस कमेटी के सामने पेश हों। लेकिन किसान इस कमेटी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर रहे हैं कि हम इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। अब किसान ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर विशेषज्ञों की एक कमेटी बन रही है, कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, तो इस कमेटी के सामने अपनी बात रखने में दिक्कत क्या है? सबसे पहले मैं आपको इन सदस्यों के नाम से अवगत करा दूं। अशोक गुलाटी जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। अब अशोक गुलाटी की पोजीशन वेल नोन है इन कानूनों को लेकर। कानून बनने से पहले अध्यादेश पारित हुआ था पहले 5 जून को, पिछले साल 2020 में। उससे पहले मई में ही अशोक गुलाटी ने इन कानूनों को 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उनसे जोड़ दिया था कि किसानों के लिए विकास का, तरक्की का, आमदनी बढ़ने की राह अब खुलने वाली है। यह स्टेटेड पोजीशन है अशोक गुलाटी की। वो इन कानूनों के पक्षधर हैं खुलकर। अब बात करते हैं प्रमोद कुमार जोशी की। ये भी जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं। अब प्रमोद जोशी ने क्या कुछ कहा है यह भी आपको बताने की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में बाकायदा इन्होंने एक लेख को कोऑथर किया था, यानी कि एक और लेखक के साथ एक बड़ा लेख लिखा था प्रमोद जोशी ने। और उसमें क्या कहा था? सबसे अहम लाइन क्या थी? द फार्मर एजुकेशन डिमांड टू रिपील द 3 फार्म लॉज एंड लीगलाइज मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस बैफल्स अस। कि ये जो किसान इन 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, इससे हम भौचक्के हैं। It baffles us. Given the apprehensions over the impact of laws on the farmers are mostly misplaced. कि भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं किसानों के मन में। फिर इन्होंने एक ट्वीट भी किया था। और यह ट्वीट कब किया? हम जनवरी के महीने में, 12 जनवरी, 16 दिसंबर को इनकी टाइमलाइन पर चेक कीजिए। पीके जोशी लिखते हैं, वी नीड टू थिंक न्यू प्राइस पॉलिसी बियॉन्ड एमएसपी। कीमत तय करने की एक नई नीति पर हमें सोच की, विमर्श की जरूरत है। एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। सबकी जीत हो, किसानों की भी, उपभोक्ताओं की भी, सरकार की भी। द एमएसपी वॉज डिजाइन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डेफिसिट। जब भुखमरी थी, जब कम उत्पादन होता था, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य इजाद किया गया था 1967 में। वी नाउ हैव क्रॉस दैट एंड हैव सरप्लस इन मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज। यानी कि अब तो हम ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो एमएसपी की जरूरत नहीं। ये पीके जोशी। अब इसके बाद अनिल घनवत, ये शेतकारी संगठन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। इन्होंने प्रिंट में दिसंबर में ही, पिछले महीने, एक आर्टिकल लिखा था और साफ किया था कि हमारे जैसे कई संगठन हैं जो इन कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। हालांकि इन्होंने यह जरूर कहा
कि हमें इस बात से दिक्कत है कि सरकार ने किसान संगठनों को भरोसे में नहीं लिया कानून बनाने से पहले, ना ही उनका समर्थन मांगा। लेकिन यह कानून जायज है, इनमें थोड़े बहुत संशोधन हो सकते हैं। अब चौथे सदस्य, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह मान। पुराने किसान नेता हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं। इन्होंने 1990 में ये राज्यसभा में आए तो बहुत लंबे अरसे से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 दिसंबर को एक बाकायदा मेमोरेंडम केंद्र सरकार को दिया था, चिट्ठी भी दी थी नरेंद्र तोमर को, जो प्रधानमंत्री को भी संबोधित किया गया था। इस चिट्ठी की प्रति भी मेरे पास है। यह 14 दिसंबर की इनकी चिट्ठी है। इसमें यह क्या कहते हैं कि भाई ये कानून तो लागू रहने चाहिए, कुछ संशोधन आप कर सकते हैं। और चिट्ठी में क्या लिखा था, यह बहुत जरूरी है आपको बताना। हम जानते हैं कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में एवं विशेषकर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल कुछ तत्व इन कृषि कानूनों के बारे में किसानों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि किसान भ्रमित हैं। यह 4 सदस्यीय समिति है, चारों के चारों की पोजीशन, और आप लगातार 48 दिन से देख रहे हैं। सरकार भी यही बात कह रही है कि भ्रमित है, गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, संशोधन के लिए तैयार है सरकार। किसान कह रहे हैं तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। प्रमोद कुमार जोशी कहते हैं कि नहीं, एमएसपी की जरूरत ही नहीं है, कुछ नया सिस्टम इजाद करना चाहिए। तो लीगल गारंटी के वो पक्ष में नहीं है, ना सरकार है। तो सरकार से जो 9 दौर बातचीत चली है और अब इस कमेटी से जो बातचीत होगी, उसमें फर्क क्या होगा? कमेटी की पोजीशन भी वैसी ही दिख रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने यह गठित की है, किसी की सिफारिश, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद माना था कि इन कानूनों में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। मीडिया से उन्हें जानकारी मिली है और इसलिए कल कड़ी फटकार भी लगाई थी सरकार को, निराशा जाहिर की थी सरकार के रवैये पर कि बैठकों का दौर, यह बातचीत का सिलसिला असफल हो रहा है, और कहा मीडिया से हमें जानकारी मिली। शायद सुप्रीम कोर्ट को इन चारों विशेषज्ञ जिनकी उन्होंने समिति बना दी है, पूरी पृष्ठभूमि नहीं मालूम थी। मीडिया के जरिए शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी संज्ञान लेगा कि चारों के चारों जो सदस्य हैं वो सरकार जो कह रही है वही लाइन ये भी टो कर रहे हैं। तो बातचीत होगी क्या, हो पाएगी क्या, यही सवाल किसान संगठन उठा रहे हैं। लेकिन पलट सवाल यह भी है कि अगर अब कमेटी से भी बात नहीं करेंगे तो रास्ता क्या निकलता है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को फिलहाल उनके अमल पर रोक लगा दी है। ऐसे में कुछ बयान भी आए, देश के कृषि राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं और पलटवार क्या किए जा रहे हैं, उस पर भी एक नजर। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी, एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर उनकी भी राय होगी, और जो अगला जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर आएगा। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। और यहां पर आपको बता दें कि ये कमेटी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश देगी, इसके बारे में कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। और 15 तारीख, आज से 3 दिन बाद 10वीं दौर का बैठक भी तय है सरकार और किसान नेताओं के बीच में। क्या वो बैठक होगी या अब वो बैठक उसके
मायने खत्म हो जाएंगे, वो बेमानी हो जाएगी, क्योंकि कमेटी के सामने अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर उसने विस्तार में कुछ नहीं कहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर किसानों ने क्यों उठाए सवाल, और सुप्रीम समाधान से भी नहीं निकला रास्ता। अब कैसे बनेगी बात, यह अहम सवाल है। 48 दिन हो गए हैं। सोमपाल शास्त्री, ये चीजें सारी पब्लिक डोमेन में हैं, क्या इन चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता निकल रहा है और कमेटी के सामने किसान जाने से मना कर रहे हैं? क्या वो हठ धर्मिता दिखा रहे हैं, वो जिद पर अड़े हुए हैं? ये चारों नाम, और योगेंद्र यादव ने भी कहा, बहुत सम्माननीय हैं। तो इनसे बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उनकी जो स्टेटेड पोजीशन है, क्या वो दर्शकों को इस बारे में अवगत नहीं कराना चाहिए? कि देखिए, पहले भी आपसे चर्चा हुई, पृष्ठभूमि ये रही है कि किसान का सरकार के प्रति जो अविश्वास बना वो 4-5 कारणों से बना। उन्हें दोबारा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। C2 प्लस 50% यानी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, आय को दोगुनी करना, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देना कि ये संभव नहीं है, 18 में उसको लागू करना और फिर उसकी परिभाषा बदल देना। इसी तरह भूमि अधिग्रहण कानून के विषय में उत्तर प्रदेश में गन्ना के बकाया के संबंध में आज भी उसका दाम तय नहीं हुआ। ये सारी परिस्थितियां मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के प्रति किसान वर्ग का जो विश्वास डिगा था, आवश्यकता थी उसको दूर करने की। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया, ये बहुत स्वागत की बात थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को जो समिति बनानी थी उसको इस प्रकार के लोगों को उसमें रखना चाहिए था जिनकी स्टेटेड पोजीशन नहीं हो। ये चारों जो व्यक्ति हैं, इनके विषय में मैं तो व्यक्तिगत रूप से चारों को जानता हूं, तो ये एक पक्ष के लोग हैं चारों, तो इनसे निष्पक्षता की अपेक्षा की जाए और लोगों का विश्वास बने, ये मैं नहीं समझता ठीक है। आज दोपहर को सोमपाल शास्त्री, जब ये फैसला आया, आप थे मेरे साथ, उस टाइम फोन लाइन से जुड़े थे, तब आपने कहा था कि ये अच्छा है, एक रास्ता निकल रहा है, अब आंदोलन वापस लिया जाना चाहिए, किसान आंदोलन वापस लें और कमेटी के सामने पेश हों। शाम होते होते आपने अपनी पोजीशन क्यों बदली? मैंने बदली नहीं है पोजीशन, मैंने बदली नहीं है। मैं आज भी चाहता हूं कि रास्ता निकले और सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। इतिहास में ये पहली बार हुआ है, परंतु संदीप जी ये भी पहली बार हुआ है कि आज तक मैं इसका कानून का भी विद्यार्थी रहा हूं और आज तक कोई घटना भारत के इतिहास में कम से कम मेरे संज्ञान में तो नहीं आई जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हीं कानूनों को एबेंस में रखा हो, निलंबन में रखा हो, अधर में लटका कर रखा हो। या तो वो उसको अवैध घोषित करते हैं या वैध घोषित करते हैं या आंशिक रूप से वैध अवैध घोषित करते हैं। और खुद उन्होंने पोजीशन हमेशा ले रखी थी कि नीति के मामलों में हम दखल नहीं करेंगे। ये निश्चित रूप से नीति के मामलों में दखल है, परंतु फिर भी क्योंकि एक इतना बड़ा टकराव पैदा हो गया था, तो हम जैसे सब लोग ये अपेक्षा करते थे, सारा राष्ट्र अपेक्षा करता था कि बजाय इसके कि और आपस में विषमता बढ़े और आपस में टकराव हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसका संज्ञान लिया तो उन्हें एक समिति जो है वो सोच समझकर ऐसी बनानी चाहिए थी जो निष्पक्ष लगे। इनकी तो बाकायदा स्टेटेड पोजीशन है और मैं इन चारों व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानता हूं, व्यक्तिगत आक्षेप करना अच्छा नहीं लगता, परंतु इन मुद्दों के ऊपर मेरा इनसे आज से नहीं बहुत पहले से मतभेद रहा है और ये इसके वकील रहे हैं चारों। तो अब एक ही पक्षी अगर आपने समिति बना दी तो किसान कैसे आश्वस्त हो के ये निष्पक्ष बात करेंगे? ये तो बहुत वाजिब चिंता की बात है, वाजिब आशंका है किसानों की। देवेंद्र शर्मा, जो बद्री नारायण चौधरी कह रहे हैं एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने पर अड़ जाएं किसान और कमेटी के सामने आना चाहिए, जो आज ये पूरे दिन अनफोल्ड किया है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? संदीप जी, बहुत साल पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि यू कैन नॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक थिंकिंग दैट क्रिएटेड इट। और ये जो सारा किसानों का जो आज इशू है, जो फार्मर्स मूवमेंट है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, वो बेसिकली किस लिए है
क्योंकि किसान मार्केट रिफॉर्म्स या जिसको हम फ्री मार्केट कहते हैं उसके ऊपर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो एक अश्योर्ड इनकम चाहते हैं बाय वे ऑफ एन अश्योर्ड प्राइस। लेकिन अगर हम उसी इकोनॉमिक थिंकिंग को जिसके खिलाफ किसान खड़े हैं, जिसके खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की कमेटी बना देते हैं और उनको कहते हैं कि आप आइए, इनके सामने आप पेश होइए, अपने जो भी कंसर्न्स है बताइए, तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गलत तो नहीं कहा था, उससे तो चेंज नहीं आएगा। ये तो जैसे आपने पहले कहा है कि ये उसी चीज को इतना जोर शोर से ये उनके स्पोक्स पर्सन रहे हैं, ये चारों लोग बेसिकली दे आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स। अगर आप उन्हीं को लेके आते हैं तो आप क्या तब्दीली या क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमें जानना है। वो सब माननीय है, ये हम मानते हैं सब लोग, लेकिन एक सोच जो होती है, अगर एक ही सोच के लोग रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसानों के साथ ये न्याय है। मुझे लगता है कि आज हमें कमेटी को, जैसा आपने कहा, बड़ा बनाना चाहिए या अलग अलग किस्म के जो भी है, पर मुझे लगता है कि एक कमेटी के ऊपर देश का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसानों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वही हम सब अपेक्षा करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अच्छा एक मौका था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसान उससे निराश हुए होंगे, क्योंकि वो भी यही अपेक्षा करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन है वो जल्दी खत्म हो, ये सब मानते हैं, और इसके लिए एक समाधान का रास्ता तो होना चाहिए था, और वो उसमें अगर सोच भी होनी चाहिए थी कि नहीं, पर जब सुप्रीम कोर्ट कानून के अमल पर रोक लगा देती है, वो कहती है ये एक्सपर्ट कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट में ही चले जाएं, किसान कहें कि इसको और रिप्रेजेंटेटिव बना दीजिए, कमेटी 4 की नहीं 8 सदस्यों की कर दीजिए, रास्ता निकलना चाहिए ना। ये तो जिद पे अड़े हुए हैं किसान, फिर हर चीज में मीन में एक निकालने लगेंगे। देखिए, किसान जो अड़े हुए हैं, किसान जब आए हैं, अपना गुस्सा लेके आए हैं, अपना रोष लेके आए हैं, ये हमें संदीप जी जानना है कि उनके साथ 4 दशकों से कम अन्याय हुआ है। उनके साथ उनका गुस्सा इसलिए ज्यादा है कि वो जानते हैं कि अति हो चुकी है, इनफ इज इनफ। अब उनको अपने आप वो मैदान में खड़े हैं, क्योंकि समाज ने उनके साथ नहीं दिया इतने दशकों से। आज किसान की 4 दशकों से जो इनकम है वो हम जानते हैं, या तो स्टैटिक रही है या फ्रोजन रही है, इसको कहते हैं, या डिक्लाइन पे है। अगर ये इनकी इनकम कम रही है, फिर भी उन्होंने अपना पेट काट कर देश को खाद्यान्न दिए हैं। मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि लोग समझे, देश समझे, सोसाइटी समझे कि आज किसानों के साथ उनके जो भी रोष है उसको समझने की जरूरत है। उसके हिसाब से हम सर्वोच्च अदालत पर तो भरोसा एतबार रखना होगा ना। नहीं, देखिए, बिल्कुल रखना होगा। आपको मैं एक और बात बताता हूं, शायद देश भूल चुका है। एक पार्लियामेंट में जब पेप्सी कोला पंजाब में आया था, अगर आपको याद होगा, तो उसके ऊपर सवाल खड़े हुए, तो सरकार ने एक कमेटी बनाई 3 एक्सपर्ट कमेटी की। जब वो कमेटी पंजाब में आई पेप्सी कोला से मिलने के लिए, तो पेप्सिको ने उसको बॉयकॉट कर दिया। ये पहले जो पेप्सी कोला ने बॉयकॉट किया था कमेटी को, और जब मैंने वो रिपोर्ट छापी थी, क्या उस रिपोर्ट के क्या निकला उस कमेटी का, तो उसके बाद पेप्सी कोला ने कम से कम कई जगह पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और अपना क्लेम दिया। तो मैंने तब भी कहा था कि आप कमेटी से मिल लेते, आप कमेटी को आपने बॉयकॉट किया। तो कहने का मतलब है, ये मुझे नहीं लगता कि अगर आज किसान बोल दें कि हम बॉयकॉट करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकला। लेट अस नॉट रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट। हमें चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि किसान और उनके बीच में जो भी सरकार के प्रतिनिधि हों या कोर्ट ने जो डिक्टेट किए हैं या बताए हैं हमें, वो प्रतिनिधियों के बीच में अच्छी बैठक हो, कुछ निकले। ये आप भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं। तो कमेटी को चाहे एक्सपैंड करिए, चाहे रीथिंकिंग करे सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है कि इस कमेटी को डेफिनेटली एक रीथिंकिंग प्रोसेस में आना चाहिए, उसको रीडिजाइन करना चाहिए। ये अब ये देश विरोध और राष्ट्रभक्ति की बात नहीं है सोमपाल शास्त्री, लेकिन जो ये चर्चा आगे बढ़ी है, क्या रीथिंक करना चाहिए कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर? किसान ही सुप्रीम कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले? सुप्रीम कोर्ट तो दरअसल मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहा है ना। देखिए, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट की नियत के ऊपर आक्षेप करना या उसको हम कर ही नहीं रहे, वो सार्वजनिक मंच से कहना नहीं, मैं इससे बचना चाहता हूं, और वो श्रेयस्कर है। सर्वोच्च न्याय प्रक्रिया की, न्याय प्रणाली की संस्था है। मोटी बात यह है कि इतने आनन फानन में 4 व्यक्तियों का, अगर आप किसी काम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए इतने ऊंचे स्थान के लिए चयन करते हैं, तो उसका एक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उनकी क्वालिफिकेशंस होती है। जो लोग इन तथाकथित सुधारों के खुले रूप से वकील रहे, उनकी आप समिति बना दें, तो मेरा सिर्फ इतना आक्षेप है कि उससे किसान वर्ग में जो विश्वास समाप्त हुआ था, उनका विश्वास की कमी आई थी, ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था, उसको दोबारा से पैदा नहीं, 4 की जगह 8 सदस्य हो जाएं, 4 सदस्य और जोड़ लिए जाएं।
क्या उस ओर रास्ता निकल सकता है? मैं समाधान की बात कर रहा हूं। संदीप जी, एक मिनट सुनिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि उसी समय 4 आदमी घोषित कर दिए बगैर किसी चर्चा के, बिना चर्चा के कानून लागू किए, उसी से तो अविश्वास पैदा हुआ। बिना ही चर्चा के 4 आदमी जिनका सारा दुनिया जानती है इनकी क्या स्थिति है। और अगर व्यक्तिगत बात करेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता आपसे, मैं अलग से इन समिति के सदस्यों को मेरे सामने बुला लीजिए, मैं बता दूंगा कि ये किसके वकील हैं। मेरे पास फर्स्ट हैंड एविडेंस है, मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता, चुनौती देता हूं आपको, मेरे सामने बुला दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये किसकी वकालत कर रहे हैं। आरपी सिंह क्या बोलेंगे? सोमपाल शास्त्री ये कह रहे हैं वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री थे, आपके सांसद रहे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया। सोमपाल शास्त्री जी का मैं बहुत आदर करता हूं, मैं इनको निजी तौर पे जानता भी हूं, मैं इनसे मिलता भी रहा हूं जब ये मंत्री थे। तो ये जो साक्षात्कार और ये सब होना, शास्त्री जी जब आपको मंत्री बनाया था तब भी कोई साक्षात्कार तो नहीं, लाइन तो नहीं लगाई थी बताओ भाई कौन कौन एक्सपर्ट है, हम उसमें से एक पिक करेंगे। अच्छा, आप अच्छे लोग हैं, वाजपेयी जी से पूछिएगा सर, ये सवाल वाजपेयी जी से पूछिएगा। ये सवाल सर मैं उस समय 8 साल राज्यसभा में रह चुका था, वहाँ साक्षात्कार हो गया था। आक्षेप लगा रहे हैं शास्त्री जी, आप सुप्रीम कोर्ट पे आक्षेप लगा रहे हैं कि साक्षात्कार क्यों नहीं किया, कोई इंटरव्यू कॉल करते, सोलो बुलाते, से बचना चाह रहा हूँ, आप उल्टा मेरे मुंह में वो शब्द मत डालिए जो मैंने नहीं ऐसा होता नहीं, आपको भी पता है ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आप सुप्रीम कोर्ट के पर प्रश्न लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, आप सीधा नहीं कह रहे, पर आप अंतर्गत तो यही कह रहे हैं शास्त्री जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो गलत कोई भी बता सकता है, ये अधिकार तो नागरिक का है। हाँ, किसने कहा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत नहीं बता सकते? तो आपको फैसलों की आलोचना तो हमेशा होती है। अरे जब मैंने आपके बारे में तो मैं कहता हूँ कौन सा साक्षात्कार हुआ तो मुझे भी पीड़ा हुई थी, मैं भी साक्षात्कार मेरा आपका बना दिया मेरी जगह, इसलिए तो मुझे भी पीड़ा हुई ना। मेरी सुन तो लीजिए, बात है, अरे सुन तो ली, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार। मैं भी बन सकता था। 8 साल राज्यसभा में मेरा साक्षात्कार हो चुका था, तब वाजपेयी जी ने चुना था। 8 साल तक राज्यसभा में जो मैंने स्टैंड लिए थे इन मुद्दों पर, 8 साल साक्षात्कार के बाद बीजेपी के आमंत्रण पर गया था, उन चीजों में मत डाल जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कोई नहीं कर रहा, फैसले की समीक्षा का हक हर नागरिक को है। ना 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 ना, यहाँ कोई अवमानना नहीं है, कुछ नहीं है। मेघराज रल्ला, माफी चाहूंगा आपको बहुत देर तक बिठाए रखा, लेकिन मेघराज रल्ला रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। सरकार की मंशा पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, वहां पर भी आप मीन में एक निकाल रहे हैं। चौधरी साहब, बातचीत करते हैं, सरकार की जो नीति है वो, सरकार की जो पॉलिसी है वो टाल मटोल वाली रही है, और सरकार की नीति की वजह से यहां जो एजिटेशन के मैदान में अब तक 70 बोलते रहिए रल्ला साहब, 70 किसान शहीद हो चुके हैं। 70 किसान सरकार की नीति से। अब सरकार चाहती है कि हम सरकार के जो गले का फंदा बनती जा रही है जो किसान एजिटेशन, वो कैसे ना कैसे उतार कर सुप्रीम कोर्ट की ओर कर दी जाएगी। ये जो कमेटियां बन रही हैं, ये तो किसान जो नेता हैं हमारे, जो हमारे किसान संघर्ष समिति है, उन्होंने तो कभी ये ना तो कमेटी मांगी ना कुछ और मांगा। वो तो मांगते हैं कि इनको रद्द करो। हमारी चुनी हुई सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों की बात क्यों नहीं सुनती? वो उनको सुनना चाहिए। हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारी सरकार है, हमने प्रधानमंत्री को चुना है, हमने कृषि मंत्री को चुना है, लोगों ने चुना है, किसानों ने चुना है, और किसानों की बात नहीं सुनना चाहते। इस कमेटी के पास चले जाओ, उस कमेटी के पास चले जाओ, क्या हो रहा है ये क्यों नहीं सुना जा रहा है? सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे, सरकार वाले टाल मटोल करेंगे, तो फिर जो ये माहौल बनाना चाहते हैं सरकार वाले, उसका खमियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हम तो कहीं ना कहीं फिर से बात अटक गई है। 48 दिन हो गए हैं और यहां पर जो मैंने कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, ऑर्डर आ गया है, 10 दिन में कमेटी काम करना शुरू कर देगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। किसान नहीं जाते हैं या कमेटी का क्या पुनर्गठन किया जाए,
क्या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा? अभी 2 महीने की एक टाइमलाइन खिंच गई है। क्या किसान हटेंगे या 2 महीने और डटे रहेंगे? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। इस बीच 15 तारीख को, आज से 3 दिन बाद, क्या सुनवाई होगी और होती है क्या? वहां पर कुछ और जो ये बर्फ फिर से जमती दिख रही है, थोड़ी पिघलनी शुरू होगी? ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।